ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 101 में, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और थोड़ा बहुत रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और उसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के पहले हम थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है कि अगर हमारे पास गिव फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम बोलते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो जाता हो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो उसे रिएक्शन की जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, मतलब कि या तो तुम्हें कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रोलाइसिस या कुछ भी, मतलब जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है उसको करवाने के लिए तुम कुछ मेहनत कर रहे हो, तो वो रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और इस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब वो फिजिबल है या नहीं है। पर हमको ये नहीं बताता कि वो कौन सी रेट पे रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ हमको बताता नहीं है कि कितनी स्पीड से जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलता। तो हम एक नया ब्रांच स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। स्पीड की हम बात करें मतलब भागना नहीं है, भाग नहीं रहा कहीं रिएक्शन, वहीं पे हो रहा है, मतलब कितनी तेज़ी से हो रहा है कोई रिएक्शन, उसको स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, है ना। सिर्फ हम ये नहीं बताते कि भाई कितनी स्पीड से होगा, तो उससे रिलेटेड और भी फैक्टर्स है रेट ऑफ रिएक्शन के। भाई रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कौन सी फैक्टर्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हमने बताया वही कि वी हैव बीन टॉट सम एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन अंडर गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्राइब इन गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब फिजिबिलिटी अगर हमें जाननी है तो हम थर्मोडायनेमिक्स से जान सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को जान के। अगर हमें पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, जैसे कि अभी हमने बोला कि गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल है, अपने आप होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें पता है रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ यही बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं। तो इवन दो थर्मोडायनामिक्स आंसर द टू एस्पेक्ट्स सेटिस्फैक्ट्री, इट कैन नॉट गिव द आंसर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ फास्ट रिएक्शन टेक प्लेस। पर कितनी तेज़ी से रिएक्शन होगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, और कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर। तो हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते थे। केमिकल काइनेटिक्स स्टडी नॉट ओनली हेल्प अस टू नो द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट में बी अल्टर्ड। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदला जा सकता है, उसको तेज़ कैसे किया जा सकता है, उसको स्लो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। तो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो हेल्प अस टू नो द पाथवेज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नोन एज केमिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब कैसे वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कौन सा पाथवे वो चूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लूज के बारे में हम जानेंगे। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटालिस्ट, यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं वो अल्टर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है एंड कैटालिस्ट है।
ये सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और कैटालिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसी के अंदर यही स्टडी करना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और ये जो फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे कि हर रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे रिएक्शन में घटाना भी पड़ सकता है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन है, कि किस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाए, घटाया जाए, किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तीसरा है मैकेनिज्म और सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय रिएक्शन अकर्स, मतलब हम मैकेनिज्म की भी बात करेंगे कि किस सीक्वेंस के अंदर ये रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। पर आज जो है हमारा मेन टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए यूनिट इन अ यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम के अंदर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, किसका, रेट रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों का ही हम देख सकते हैं चेंज होना। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, चेंज। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों में से किसी का भी हो सकता है, और डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है, स्पीड। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। मतलब अगर स्पीड हमें जाननी है तो हम बोलेंगे कि क्या हमें पता लगाना है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम इंटरवल के अंदर, कितना टाइम लिया उसने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर यहाँ पे रिएक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट का भी हो रहा है, प्रोडक्ट का भी हो रहा है, और ये होने में कितना टाइम लगा, वही हमको क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए हमने बोला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब ये टाइम जो हो सकता है, एक सेकंड की भी हम बात कर सकते हैं, एक मिनट की बात कर सकते हैं, या एक आवर की बात कर सकते हैं। मतलब टाइम जो है हम कोई भी सेट कर सकते हैं, एक सेकंड के अंदर कितना बदल रहा है, एक मिनट के अंदर कितना बदल रहा है, या एक घंटे के अंदर कितना बदल रहा है। तो तीनों को जो है हम बता सकते हैं। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा, अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। और टाइम का क्या है, तो हम तीनों ही ले सकते हैं, सेकंड्स में ले सकते हैं, मिनट्स ले सकते हैं, या आवर्स। अगर हम सेकंड्स में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से दिखा सकते हैं, तो कैपिटल एम एस इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया सेकेंड्स के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया। अगर हम मिनट में लेना चाहें तो मोल पर मिनट इनवर्स। तो ऐसा ही जो है हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, या तो तुम मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हो, या तो कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। ये कुछ नहीं, मोल पर लीटर है, पर उसको जो है एक सिंपल कैपिटल एम से हम दिखा सकते हैं। तो कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। चलो, तो ये चीज़ें थी। अब हमको क्या देखना है कि ये जो हम बोल रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब ये भी तो बताना पड़ेगा हमको। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant
एंड प्रोडक्ट। अब दोनों का बदल रहा है। अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि भाई एक रिएक्शन है कि जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर। अब ए जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जब खर्च होगा तभी तो बी बनेगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो बी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ए खर्च होगा तभी तो हमारा बी बनेगा ना। तो रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम टेकन। मतलब कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ए का कम हुआ है एक यूनिट टाइम के अंदर। अब जितना रेट से ये खर्च होगा उतनी ही रेट से ये बनेगा। मतलब हम बोलेंगे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमको प्रोडक्ट के नज़रिए से देखना है तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके अंदर अगर हमको बी के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए जब खर्च होगा तभी तो क्या बनेगा, बी। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और जब हम बी की यानी कि प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब टाइम जाने पे ए खर्च होता जाएगा और क्या बनता जाएगा, बी। अब जितना ए खर्च होगा उतना ही क्या बनेगा, बी। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। मतलब ये जो इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितना खर्च होगा यही उतना बनेगा। चलो अगर हम ऐसा मान लें कि ये रिएक्शन जो है ए और बी बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्या बोले, बैलेंस इक्वेशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ए जब खर्च होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल बी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था कि भाई 1 मोल जब ए खर्च होगा तभी 1 मोल बी बनेगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ बी। मतलब अगर ए को हम कैलकुलेट कर ले तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्योंकि 1 मोल खर्च होगा तभी 1 मोल मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, और इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। मतलब जितना कंजप्ट हो रहा है ए उतने ही रेट से क्या फॉर्म हो रहा है, बी। पर ये कब हम बोल सकते हैं, जब रिएक्शन में ऐसा सिचुएशन हो। अब हर बार ऐसा सिचुएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस का, कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है ए, इसको ए बोलो या इसको बी बोलो, है ना। तो रेट ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ, इसको सी बोल दे। तो रेट ऑफ सी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे जब ये 1 मोल खर्च हो रहा है तो यहाँ पे ये 3 मोल खर्च हो रहा है, तब जाके ये क्या मिल रहा है, 2 मोल। मतलब इसका रेट जो है वो सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि रेट ऑफ ए इज डायरेक्टली मतलब जो है इक्वल हो रहा है किससे, सी से। ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे हमको जो रेट ऑफ N2 जो मिल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 1 से। तो ये कर दिया 1, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर कर देते हैं। और ये है रेट,
इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2, पर इसको अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, कभी जितना इसका कोएफिशिएंट था उसी से हमने उसको डिवाइड कर लिया, अब ये इक्वल है। अब ऐसा कब करेंगे कि भाई जब हमें डिफरेंट मोल्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन खर्च होगा, उसके सामने 3 मोल हाइड्रोजन के खर्च हो जाएंगे। इक्वल नहीं है कि भाई ये कम खर्च हो रहा है, ये ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसको हम इक्वल नहीं मान सकते। और ये जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मोल। तो अगर हमको रेट को इक्वल करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा हमें एक इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। फिर अगर हम N2 को देख ले तो फिर हम जो है इसका रेट अगर कैलकुलेट कर ले तो फिर हम H2 का भी कर सकते हैं, फिर NH3 का भी कर सकते हैं, पर हमको ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। H2 को डिवाइड बाई 3, NH3 को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा, जिससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा और सिंपल हो जाए। मान लो कि हमारे पास A था और B प्लस गिव्स C, A प्लस B गिव्स C। अगर मान लो कि हम बोलें कि एट टाइम 0 B का कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.50 मोलार था। कितना था, 0.50, पर एट टाइम 5 मिनट। अब इनिशियल, ये क्या है टाइम इनिशियल, मतलब जब स्टार्टिंग में हमने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया था एट टाइम 0, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.50। फिर जब हमने 5 मिनट के बाद देखा, कितने बाद देखा, T इज इक्वल टू क्या है, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हो गया 0.25 मोलार। तो अब इसका हमें रेट देखना है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 0.25 मोलार, मतलब इतना चेंज हुआ है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.25 मोलर। अब ये होने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स, तो हमको डिवाइड कर देंगे 5 मिनट से। जब इसको हम 5 मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M, और यहाँ पे हमने मिनट लिया तो मिनट इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये रेट है किसका, B का, कि ये कितना खर्च हो रहा है 5 मिनट के अंदर। अब जब 10 मिनट हो जाएगी तो ये इसका और ये 0.25 और खर्च हो जाएगा। तो इसका रेट जो है हमने पर मिनट निकाला, चाहे तो हम पर सेकंड भी निकाल सकते हैं, पर आवर भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक और चीज़ है कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो उसके लिए अलग होता है, और स्मॉल इंटरवल के लिए मान लो कि जो चेंज इन टाइम है डेल्टा T इज टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस पर टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे अभी कितना है। एवरेज कब निकालते हैं कि ओवरऑल भाई टाइम देख के भाई इतने टाइम के अंदर कितना हुआ। तो हम लार्ज इंटरवल का अगर बात करें तो एवरेज में बात करते हैं। जब हम स्मॉल मतलब टाइम के अंदर चेंज बात करें तो इंस्टेंटेनियस, जब डेल्टा T इज टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही कम इंस्टेंटेनियस के अभी हमको जानना है कि कितना इसका रेट है, तो हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो एक और चीज़ है, इसको दिखाने का तरीका जो है हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब D इंटू A अगर हम इसकी बात करें डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल टाइम dt। अब जब हम A की बात करेंगे, अब ये A क्या है ना, A क्या है, तो हम बोलेंगे वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ना, कि हमने पहले कितना लिया था और अब कितना है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, हम क्या करते हैं
इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तभी हमको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पर जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। क्या भाई 0.25 से अगर 0.50 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? माइनस साइन, ताकि जो भी वैल्यू आए उसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो जब भी हम रिएक्शन में रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्शन के अंदर जो है हम आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। पर जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, जैसे कि सी की बात करेंगे, तो हम सिर्फ जो है पॉजिटिव में ही लेंगे, डेल्टा सी बाई डे टी। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं होगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज़ की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं -10 की स्पीड से चल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। इसलिए हमको यहाँ पे जो वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल करें, जो नेगेटिव आएगा तो हम फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये था हमारा। हाँ, अब इसको इक्वल टू में अगर हमें लिखना है तो तुमको यहाँ पे दिया ही गया है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या भाई? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस लिखना जरूरी है। अगर प्लस नहीं लिखोगे तो भी वो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे ए और बी के लिए, कौन से रिएक्शन के लिए दिया है कि ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो जब हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो हमें कोई नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम रिएक्टेंट का लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके लिए 2-3 चीज़ें, यानी कि उसकी यूनिट की बात की कि और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर हमारा स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं, उसकी हमने बात की। तो इस लेक्चर के अंदर हम उसी की बात कर रहे थे, और ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम नया टॉपिक उठाने वाले हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमने टॉपिक लिया, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।